नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में। मैं हूं दामिनी यादव। एक पुराना फिल्मी गीत है, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। तो इस गीत में जब शोर शब्द लोक गायकी का क्षेत्रीय पुट लेकर शोर हो जाता है तो उसके संगीत की सादगी और सौंधापन कच्ची मिट्टी सा महक उठता है और इस गीत को भी अमरता मिल जाती है। यूं देखा जाए तो संगीत की हर विधा की अपनी खासियत होती है, अपना लुभावनापन होता है। लेकिन आज भी सावन में पड़े झूलों पर बैठते ही होठों पर पहली ही पंक्ति किसी लोकगीत की आ जाती है। जब मौका किसी मंगल कारज का हो तो जितने मर्जी डीजे वाले बाबू का गाना बजवा लीजिए, शगुन का रंग तो ढोलक की थाप पर उठे लोकगीत से ही चढ़ता है। जिंदगी चाहे जितनी मसरूफ हो गई हो, नींद आज भी लोरियों से ही आती है। तो लोकगीतों का यही सौंधापन है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय भी, जिसमें हमारी खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं जानी मानी गायिका शारदा सिन्हा, जिनकी आवाज़ भी अलग है और गायकी का अंदाज भी। शारदा सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी हिंदी की बिंदी नाम, खूबसूरत नाम है इस कार्यक्रम का। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे ये नाम, और मैं सबों को, जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं, सबों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और सबों का अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, शारदा सिन्हा जी से बातों और सवालों जवाबों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले इस विषय यानी लोक संगीत की थोड़ी सी पड़ताल जरूरी है। अगर हम प्रचलित बॉलीवुडिया गीतों में ही तलाश करने बैठेंगे तो न जाने कितने ही चर्चित गीत इन लोकगीतों पर आधारित मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की संस्कृति में लोक संगीत लोक की जीवन रेखा है। लोक संगीत यानी वो संगीत जहां जिंदगी का शायद ही कोई रंग या ढंग छूटा हो। मौका चाहे खुशी का हो या गम का, कोई तीज त्योहार हो या हारे हुए का हौसला बढ़ाना, भाव चाहे रोजमर्रा की जिंदगी के कामकाज से उमड़े हों या भविष्य की चिंताओं से, या फिर विदाई गीत ही क्यों ना हो, लोक संगीत की विरासत इन सभी रंगों से समृद्ध होती है। और कुछ ऐसी ही खुशबू का नाम होता है लोक संगीत, जो सिर्फ अपने कच्चेपन में ही महकता है। पके रंग में ये खुशबू कुछ वैसे ही दबकर रह जाती है जैसे बारिश की बूंदों की खुशबू की शर्त ही है कच्ची मिट्टी, वरना संगमरमर के लाख खूबसूरत फर्श में भी ऐसा कर ले जाने की कुव्वत नहीं होती है। इसी बातचीत की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं शारदा सिन्हा जी से। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि बतौर गायिका आपने अपने संगीत में और अपने निजी जीवन में क्या रिश्ता महसूस किया, क्या समानताएं महसूस की? देखिए दामिनी जी, मेरा संगीत और मेरा जीवन, ये मुझे लगता है कि ये परस्पर है बिल्कुल, और बहुत ही गहरा लगाव रहा है मेरे जीवन का संगीत से। मैं बहुत छोटपन से ही, बचपन से ही कविताओं को गुनगुनाया करती थी। ये बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे पिताजी ने बहुत दूरदर्शिता की वजह से उन्होंने सोचा कि मेरी अभिरुचि जिधर है उधर वो जाने दें। और ये तब, जब ये ज़माना नहीं था कि गाने बजाने का वो समय नहीं था, उस समय बहुत पर्दा प्रथा थी। लेकिन मेरे पिताजी ने वो सोचा और उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। कविताओं को गुनगुना के गाने की जो मेरी आदतें थी, उसको संगीत सिखवाने में उन्होंने लगा दिया, और मैं सीखना शुरू कर दी और मेरी संगीत यात्रा शुरू हो गई वहाँ से। बहुत सुंदर बात है और ये बहुत बड़ी बात भी है। जी, और ये कहना चाह रही थी कि और दूसरी बात है कि ये जो लगाव है, ये जो रिश्ता है हमारा, और खास करके ये जो लोक संगीत का रिश्ता है, निश्चित रूप से ये जो हमारा परिवेश, मेरा जो लालन पालन हुआ, तो ये जो सराउंडिंग्स था वहाँ पर गाँव में, हम लोग उन दिनों छुट्टियों में गाँव चले जाते थे। अब तो लोग शहर में ही बस जाते हैं ना। उन दिनों रिटायरमेंट के बाद भी मेरे पिताजी नौकरी में थे, शिक्षा विभाग में, लेकिन जब सेवा निवृत्ति के बाद
वो गांव चले गए और हम लोग छुट्टियों में महीने दिन 2-2 महीने 1.5 महीने की छुट्टी हुआ करती थी, उसमें हम हमेशा गांव जाते थे। और मैं आपको बताऊं कि गांव में अब तो बहुत तरह के अब झूले अब भी लगते होंगे, हो सकता है समय का अभाव बहुत हो गया, पर तब जो झूले लगते थे, तब जो आम के बगीचे में हम लोग बैठ के और आम भी चूमते थे और गाना भी गाते थे, वो अब समय नहीं है। अब समय का अभाव है, चीजें बहुत बदल गई हैं, लेकिन वो तब से मेरा रिश्ता रहा है और मुझे आज भी वो याद है, आम के बगीचे में बैठना, गाना गाना सीखना, बड़ी चचेरी बहनें थी उनसे सीखना, आम चुनना, एक दूसरे को मारा मारी करके दूसरे को कुछ दूसरे से छीन लेना, खाना, पेड़ पर चढ़ना, सारी बातें याद है मुझे। इन सभी बातों का जो है ना, ये जीवन शैली हो गई। तो ये जीवन शैली का प्रभाव बहुत ज्यादा लोक संगीत पर जो है वो पड़ता है और वो मुझ पर पड़ा। बात है। वैसे शारदा सिन्हा जी, लोक संगीत की तो धुरी ही आम जनजीवन होता है, उसके सुख दुख, उसके उतार चढ़ाव, उसके गम के खुशी के मौके, ये सब होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि समय के साथ इस धुरी में कोई बदलाव आया है? धुरी में बदलाव तो आया है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि समय का पहले से बहुत अभाव हुआ है। अब लोगों के पास में उतना वक्त नहीं है। एक समय था जब गांव में शिक्षा की कमी थी और गरीबी थी जब, तो जो गांव की रजमतिया थी, ये नाम कितना सुंदर है, खूबसूरत है, देखिए रजमतिया, वो पत्र लिखवाती थी अपने पति को कि बड़की गोतनिया मारे तनवा के बतिया, पतिया रोई रोई ना, लिखवले रजमतिया, पतिया रोई रोई ना। पर अब क्या है कि वो समय बदल गया। अब रजमतिया जो है वो व्हाट्सएप पर और फोन से बात करके वो सारी बातें कर लेती हैं। तो ये जो परिस्थिति है वो बदल गई, इसलिए थोड़ा इन सभी चीजों का असर जो है वो लोकगीतों पर भी पड़ा। तब इतिहास तो इतिहास होता है, इसलिए हमने ये गाने गाए हैं और लोग भी गाते रहेंगे और गाते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो भूतकाल को नहीं समझेगी तो भविष्य कैसे समझेगी, वर्तमान कैसे समझेगी। तो उसको जानना बहुत जरूरी है कि पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है। हमारी अगली जनरेशन के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज की वो रजमतिया जो है वो बदल गई है और उसकी जीवन शैली, उनकी शब्दावली सारी बदल गई है। वो अब यूट्यूब जानती हैं, अब वो व्हाट्सएप जानती हैं। पहले तो बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता होगा कि भैया एगो चिट्ठी लिखे के बाद, चिट्ठी लिख दे बा, तो रिक्वेस्ट पर चिट्ठी लिखाई जाती थी और वहां जाती थी चिट्ठी। तो इस तरह से बहुत ही बदलाव आया है। पर लोक संगीत ऐसी चीज है, ऐसी विधा है, ऐसा गायन है कि उसकी अपनी वो शाश्वत है, उसकी अपनी अहमियत है। वो मिट्टी से इतनी निकटता है। लोक संगीत मिट्टी से उपजी हुई चीज है, वहीं के परिवेश की चीज है, अपनी बोली में होती है। इसलिए सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि लोक संगीत हमारे मिट्टी से बहुत जुड़ी हुई, मिट्टी से उपजी हुई गायकी है, जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। खास करके जो हम गाँव के पास, गाँव को निकट से जिन्होंने देखा है, हमने गाँव को बहुत निकट से देखा है, मैंने जिया है गाँव में, मैंने वहाँ की जिंदगी जी है, मैंने वहाँ के दुख सुख देखे हैं। ऐसा नहीं कि शहरों में दुख सुख नहीं होते हैं, आम जीवन वहां भी है। पर जो लोग गाँव का जीवन देख चुके हैं पहले का, या जान चुके हैं, तो उनके लिए वो ज्यादा सहज है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ इसी माध्यम से कि अपनी बोली जो है वो बहुत जरूरी है, अपनी बोली में बोलना। क्योंकि लोकगीतों को अपनी बोली से में अगर हम बोलते हैं तो लोकगीतों पर उसका प्रभाव पड़ता है और लोकगीतों को हम आगे ले जा सकते हैं। लोकगीत हमारे पुरातन चीजों में आती है। सबसे पहले मैं तो जननी ही मानती हूँ संगीत की। आज शास्त्रीय संगीत है, पर मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले ब्रह्मांड में स्वर आया। अब पत्थरों को रगड़ते हुए जो एक घर्षण से जो एक आवाज होती है, वो भी लोक है। व्याकरण उसके बाद बना, पहले लोक में
ब्रह्मांड में ये शब्द आया, पहले वो आवाज आई, तो इसलिए मैं जननी मानती हूँ उसको। और आपने जो कहा कि इसमें बदलाव, तो निश्चित रूप से बदलाव आया है। समय के साथ परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, वो तो बदलेगा। जी। पर कुछ चीजें हैं जो शाश्वत है, जैसे लोक संगीत हमारा शाश्वत है, वो बदलेगी, मगर उसकी जो मूलता है वो वही रहेगी। भले कुछ कम हो जाए, उसकी छवि पर कभी धूल पड़ जाए, पर वो बराबर रहने वाली नहीं है, वो शाश्वत है, वो रहेगी। जी, आपने जैसा कि कहा कि वो शाश्वत है और वो रहेगी। पहले हम देखते थे कि जो रोज़मर्रा के छोटे-छोटे काम कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू काम है या खेतों में किए जाने वाले काम हैं, हर जगह संगीत की एक सुरधारा, एक गुनगुनाहट साथ-साथ बनी रहती थी। लेकिन अब ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मशीनी हो गई है, इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ भरी हो गई है कि उसमें गुनगुनाने का तो क्या, गुनगुनाहट सुनने का भी कई बार वक्त नहीं मिलता। तो आपको नहीं लगता है कि इंसान इस गुनगुनाहट से दूर होकर, लोक संगीत की गुनगुनाहट से दूर होकर थोड़ा सा रूखा भी हुआ है? हाँ, ये तो है, क्योंकि मैंने कहा ना कि गाँवों से निकटता नहीं रहती है, तो निश्चित रूप से जो है उससे दूर हो जाते हैं लोग। बम्बई, दिल्ली, बाहर विदेशों में चले जाते हैं, तो उनको आज अपने गीत, जो यहाँ के गीत जब उनको मिलते हैं, आजकल ऑनलाइन मिलते हैं, या जो आजकल के जो टेक्निकल गैजेट्स हैं उनकी बदौलत जो वो लोग सुनते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है उनको। लेकिन ये तो दूर होने की वजह से है ऐसा। पर अगर हम अपने जड़ों से कट जाएंगे, जड़ों से कटने से तो हम दूर हो जाएंगे, और उस दूरी से उसमें जो रफनेस एक जो होती है, सारी बातें तो हम समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम गांव देहात में उपयोग करते थे, जो अब उपयोग में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम घर में बोली नहीं बोलते अपनी। हर भाषी को मैं तो यही चाहती हूँ कि घर में जो भी जिस भी राज्य के हों, जहाँ के भी हों, वो अपनी बोली में जरूर बात करें। तो मैं समझती हूँ कि अपनी बोली में बात करेंगे तो हमारे लोक गीत समृद्ध होंगे, हमारी लोक संस्कृति, हमारे संस्कार और भी समृद्ध होंगे। और ये जो जैसे मिथिलांचल की बात मैं लूँ, तो वहाँ महाकवि विद्यापति की बहुत सारी रचनाएं हैं। आप देखेंगे कि वो कितनी पुरानी रचनाएं हैं उनकी, और आज भी वो प्रासंगिक हैं बिल्कुल, और रहेंगी। इतनी अच्छे उनके शिव के बहुत सारे भजन, उनके कृष्ण पर, शिव पर, उनके और बहुत तरह के श्रृंगार के बहुत सारे पद उनके जो हैं वो हम लोग गाते रहे हैं। जी। तो और वो बहुत मधुर है, और मैं समझती हूँ कि ये हमारे लोक से जुड़े हुए हैं। उनके बहुत साहित्यिक गीत भी हैं, और लोक से जुड़े हुए भी बहुत सारे गीत हैं जो हम सभी गाते रहे हैं। तो हम लोक संगीत को हम समझते हैं कि अगर इसको हम मेरे शब्दों में चलायमान रखें, इसको हमेशा हम गाते रहें, लोक संगीत का संवर्धन करते रहें, नई नई चीजों को, पुरानी चीजों को, जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं, जो मूल चीज है, उनको हम प्रयोग भी करें, और उनकी मूलता को बगैर खराब किए हुए, मूलता को बरकरार रखते हुए, नए प्रयोग को करते हुए भी करें, तो आज की जनरेशन भी उसको पसंद करेगी, और इस तरह से हमारी लोक संस्कृति जो है वो बची रहेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। हालांकि शारदा सिन्हा जी की शोहरत देश विदेश के संगीत प्रेमियों के बीच इतनी फैली हुई है कि उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फिर भी बातचीत के इस सफर को और आगे बढ़ाने से पहले हम अपने दर्शकों के सामने एक झलक शारदा सिन्हा जी की शख्सियत के बारे में भी पेश करना चाहेंगे। बिहार कोकिला के नाम से जानी जाने वाली शारदा सिन्हा 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के मिथिला क्षेत्र के सुपौल जिले के हुलास गांव में जन्मी थीं। हंसी खेल में शुरू हुए संगीत के सफर के बाद शारदा सिन्हा जी ने संगीत की विधिवत शिक्षा के लिए गुरुओं की शरण ली और संगीत के साथ साथ मणिपुरी नृत्य में भी पारंगत हुईं। पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, बिहार सरकार द्वारा सुने यात्रा सम्मान जैसे अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से विभूषित शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी और बज्जिका में सैकड़ों गीत गाए हैं।
लेकिन हिंदी गीतों में भी इनकी प्रसिद्धि का आलम ये है कि महज कुछ एक फिल्मों के लिए गाए इनके गीत आज तक सुनने वालों के दिलो जहन में ताज़ा हैं। जैसे मैंने प्यार किया का कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, हम आपके हैं कौन का विदाई गीत बाबुल जो तुमने सिखाया, और कुछ ही अरसा पहले आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का तार बिजली से पतले हमारे पिया वगैरह। अगर मौका छठ पूजा का हो तो शारदा सिन्हा के गीत इस मौके के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो चलिए आगे की बातचीत अब सीधे शारदा सिन्हा जी से करते हैं, उनके साथ जुड़कर। शारदा जी, आपने फिल्मों में गाया, आपके गाए लगभग सभी गीत बहुत फेमस हुए, बहुत पसंद किए गए, सराहे गए, लेकिन उसके बावजूद आपने बहुत ही कम गाया। यहाँ तक कि अब आपकी जो पर्सनल एल्बम्स हैं, निजी एल्बम है, वो भी बहुत कम आ रही हैं। इसके पीछे वजह क्या है? दामिनी जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ कि मुझे फिल्मों में जो भी मौका मिला गाने का जी, और जितने भी मैंने गीत गाए उसको हमारे दर्शकों ने, लोगों ने मुझे वाकई बेहद प्यार दिया, बेइंतहा प्यार मुझे मिला उन गीतों के लिए। खासकर आज भी मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ तो हर जगह गीतों की फरमाइश में सबसे ऊपर वो गीत होते हैं। मैंने प्यार किया का, हम आपके हैं कौन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इस तरह से जो भी मैंने 4-5 गीत जो मैंने गाए, बहुत कम गाए, पर मुझे बड़ा गर्व होता है ये सोचकर कि जो भी गाए सारे बहुत हिट गए, जिसको आज बोलते हैं ना सुपर डुपर हिट। तो वैसा ही लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं आपके विदाई के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। और कई जगह मैंने इंटरव्यू देते देते मैं खुद ही मेरे आंख से आंसू आ जाता है, और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं तो उनको भी, क्योंकि ये चीज ही वैसी है, ये व्यवहार जो है, लोक व्यवहार जो हम कहते हैं ना, हर घर में जैसे बेटियां विदा होती हैं, वो बिहार हो, पंजाब हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, तो नाम बदल जाता है पर विदाई के गीत वैसे ही होते हैं। तो ये सब जो मैंने गाया फिल्मों में, और जैसे मैंने प्यार किया को गाया, तो ये सब गीत बहुत ही पॉपुलर हुए मेरे, और लोगों ने उसको बेइंतहा प्यार दिया है। बहुत फैंस हैं उसके हमारे, जहाँ भी कहीं जाती हूँ गाती हूँ उसको। पर एक बात तो जरूर है कि बॉलीवुड तो ऐसी जगह तो नहीं है कि वहां मैं खड़ी हूँ जाके मैं कहूँ कि भाई मुझे और गाना है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो तो है कि सिचुएशन है, फिर क्या स्क्रिप्ट है, उनकी क्या जरूरत है, उनको क्या सूटेबल है, तो उस तरह से वो अप्रोच करते हैं। और जब जैसे किसी को होता है कि नहीं, मैंने शारदा जी से ही गवाना है, शारदा जी की ही आवाज लेनी है मुझे, तो ऐसा हर कोई नहीं होता है। जिसको जरूरत जिन्हें होती है, या जो जरूरत से मेरा कहने का मतलब कि जिनको लगता है कि इनकी आवाज ही सुटेबल है, तो वो अप्रोच करते हैं, तो मैं जरूर गाती हूँ। लेकिन आपकी निजी एल्बम भी काफी कम आई हैं, जो आपकी पर्सनल एल्बम भी हैं, हाल फिलहाल वो भी काफी कम हो रही हैं। क्या इसके पीछे कोई खास बात है? जी, पर्सनल एल्बम का ये है कि एल्बम तो बहुत सारी करती थी। अब एल्बम का आप जब बात करेंगी तो मैं कहूंगी कि एल्बम का एक समय था जब उसका एक कल्चर था जी, और उसको हम कैसेट कल्चर बोल सकते हैं। एक समय था जब कैसेट आते थे, निकलते थे, और उन कैसेटों में 10-10, 12-12 गाने हम लोग गा देते थे जी। समय बदल गया धीरे धीरे, कंपनीज जो है वो हम लोग अभी भी याद करती हूँ कि जब जाती थी रिकॉर्डिंग में तो कभी सोचती नहीं थी कि उसमें कम गाने दूंगी, और नहीं, भर के देती थी, दिल खोल के गाती थी। पर क्या देखा कि धीरे 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 मेरे ही लिए नहीं, सबों के लिए कॉस्ट कटिंग शुरू हो गई। उधर से वो शुरू हो गई कॉस्ट कटिंग, तो आर्टिस्टों ने भी जो है गीतों को कम कर दिया गाना। वो कभी 12 तो कभी 8 तो कभी 6, मैंने 6 भी गाए हैं। तो इस तरह से एक तो वो हो गया। दूसरी बात है कि वो कल्चर ही जो है ना वो बदल गया। कैसेट, पहले जब कैसेट आता था तो लोग कहते थे मेरा कैसेट निकला है, मेरा कैसेट आया है। उसके पहले ईपी रिकॉर्ड्स, एलपी रिकॉर्ड्स, एसपी रिकॉर्ड्स, ये पहले निकलते थे। उसके बाद कैसेट आया था, और कैसेट के बाद फिर सीडीज आ गए, फिर सीडीज के बाद पेन ड्राइव आ गए। बहुत सारे तरीके बहुत बदल गए, सीडी, पेन ड्राइव्स। अब क्या है, अब ऑनलाइन प्रोग्राम जा रहा है जी। तो ये सारे अध्याय हैं कार्यक्रमों के। और ये जो एल्बम की बात आपने कही,
ये वहां से लेके यहाँ तक। और मैंने एसपी रिकॉर्ड, ईपी रिकॉर्ड, एलपी रिकॉर्ड, कैसेट्स, सीडीज, यहाँ तक की जिंदगी को तो जिया है, खूब किया हूँ। बेशक। उसके बाद पेन ड्राइव जब आ गया तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, और उस समय पेन ड्राइव जब शुरू हुआ तो टेक्निकली बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी लोग नहीं थे। अब बहुत हुए हैं, और अब तो ऑनलाइन प्रोग्राम जा रहा है, मैं भी कर रही हूँ ऑनलाइन कार्यक्रम, धीरे धीरे सब लोग सीखते हैं, मैंने भी सीखा है, जी। कर रही हूँ। तो अब जो है वो सिंगल एल्बम निकलना शुरू हो गया। उसको अब एल्बम कहते हैं कि एक गाना निकलता है, एक गाना करते हैं, यूट्यूब पर रिलीज करते हैं, चैनल आपका है, आप जैसा गाएं, जो गाएं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था कि कंपनियां करती थी और आर्टिस्ट 100% अपना गाने में देता था। अभी क्या है कि वो आर्टिस्ट गाएगा, अपनी पैकेजिंग करेगा, उसका ध्यान पैकेजिंग पर और प्रमोशन पर और इन चीजों पर बहुत ज्यादा होता है बजाय गाने के। तो मुझे लगता है कि आगे का समय जो आएगा तो मैं कोशिश करूंगी कि सिंगल्स जो ही अब जो चल रहे हैं सिंगल, तो वो मैं करूंगी। ऐसे मैंने 2016 में मैंने छठ का गाना एक गाया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था। जो 2 गाने मैंने रिकॉर्ड किए थे तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। हम चाहेंगे कि और आप उसकी एक लाइन जरूर गुनगुना दें जब छठ के गाने की बात आई है तो। जरूर। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इन सबों की भी बहुत कमी हो गई। तो एल्बम को निकालने में बहुत चीजों की जरूरत होती है। बेशक। जब खुद आप करते हैं तो आपके सर पे कोई कंपनी नहीं खड़ी है, वो तो कंपनी करती थी, सारा खर्चा वो करती थी, तो और गाने वाला सिर्फ गाता था। पर अब खुद से करना है तो फाइनेंशियली आपको सब कुछ खुद से देखना है, टेक्निकली सारा कुछ आपको करना है, प्रमोशन आपको करना है, तो ये सब थोड़ा परेशानी की वजह हो गई। तकनीकी लेकिन विस्तार फिर बहुत आ भी गया है। जो चल रहा है अभी समय के अनुसार, तो मेरी कोशिश ये जरूर होगी कि आगे आने वाले समय में मैं सिंगल्स भी जरूर, मैं कुछ और काम करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे गीत गाए, विवाह के गाए, शंकर भगवान के बहुत सारे गाने गाए, राम जी के, हनुमान जी के गाए, विवाह के गाए, छठ के गाए, बहुत सारे विधाओं को गाया मैंने। अब मेरी इच्छा ये भी है कि मैं कुछ और काम करूं, मैं कुछ हिंदी में भी काम करना चाहती हूँ। बहुत सारे चीजों को मैंने रखा है, मैं आगे करूंगी इन कामों। जी, तो हम आगे चले इससे पहले मेरी गुजारिश फिर से है कि एक लाइन आप ज़रूर गुनगुनाएं उस गीत की, जिस छठ पूजा के गीत का आपने जिक्र किया और जो लोगों के बीच अपनी जगह बना चुका है। पहिले पहिले हम कहीनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। क्या बात है शारदा जी, आपकी आवाज़ तो वाकई दिलों को चीरते हुए बिल्कुल आत्मा तक पहुंच जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी गुजारिश का मान रखा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शारदा जी, ये मिठास जो अभी लोक संगीत की हमने महसूस की, क्या आपको लगता है कि हमारे बॉलीवुड का जो पॉपुलर म्यूज़िक है, पॉपुलर कल्चर है, वो इस मिठास से अब धीरे धीरे दूरी बना रहा है, दूर हो रहा है लोक संगीत से? देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे लोग, आज भी कर रहे हैं बॉलीवुड में। मेरा ऐसा मानना है कि लोक संगीत से बॉलीवुड दूर नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कुछ आज तक मैंने ऐसा महसूस किया है कि जिस फिल्म में लोक गीतों का आधार लिया गया है वो फिल्म बहुत सुपरहिट जाती है, पुराने समय में भी और आज के समय में भी। अब ऐसा है कि लोकगीत
हर स्टेट का मुझे लगता है कि फिल्मों में अभी भी किसी न किसी रूप में वो आता ही है, और ये छवि कमजोर हो सकती है पर खत्म नहीं हो सकती है लोकगीतों की जो छवि है फिल्म में, क्योंकि अ, अब देखिए, मुझे याद है जब बुमरो बुमरो करके जो गाना आया था, पूरा भारत नाचता था इस पर, जी किसी खास बिल्कुल एक शब्द लोक का, बुमरो बुमरो, तो उसको सुन के ही एक लोक का जो वो महसूस होता है। वो जो मैं तो भूल चली बाबुल का देश, वो जो डांडिया करते हुए जो डांस है, ऐसे बहुत सारे गीत हैं लोक में, और ये लोक गीतों के आधार पर फिल्मों में, जिससे फिल्में हिट होती हैं। अब सवाल है कि लोग जो पहले थे वो अब जो कुछ लोग हैं वो उसका उपयोग करेंगे तो लोकगीत का उपयोग होगा, और लोकगीतों का भी भला होगा, इससे फिल्मों का भी भला होगा एक दूसरे का, क्योंकि फिल्म एक बड़ा सशक्त माध्यम है जो करोड़ों लोगों एक साथ लोग देखते हैं, और इतने लोग देखते हैं, तो लोकगीतों का भी एक जो प्रयोग होता है तो लोगों के मन में जाता है कि भाई ग्राह्य होता है, वो बहुत जल्दी लोग उसको अपना लेते हैं वैसे गीत को। तो मुझे लगता है कि अभी भी लोग अगर उसका प्रयोग करेंगे, जो कम हुआ है प्रयोग उसको करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिल्मों के लिए भी बहुत अच्छा होगा और लोक गीतों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। बॉलीवुड आम जीवन शैली पर आधारित होता है, और मुझे लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो है वो बॉलीवुड में थोड़ा ज्यादा रहता है, पर लोक संगीत अगर उपयोग किया जाता है तो बहुत ही हिट होता है। और लोक संगीत का प्रयोग, मैं यही मानती हूँ कि लोक संगीत का प्रयोग जो है लोक बॉलीवुड में कम जरूर हुआ है, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, शाश्वत है। मैंने पहले भी कहा था, लोक संगीत जो है वो शाश्वत है, उसको वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। बेशक। वो कहीं का भी लोग हो, किसी भी राज्य का हो, भारत का हो, कहीं का भी हो, हर जगह लोग से जुड़ा हुआ है। लोग तो उसके जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, और जो समाज में बीतती है बातें, जो जीवन शैली है, जी। उस पर ही तो, वही तो दर्पण है, उसी पर आधारित तो फिल्में भी होती हैं। शारदा जी, आपको बिहार की कोकिला कहा जाता है। आपके पूरे गायन करियर को अगर हम उठाकर देखते हैं तो एक ढूंढे से हल की बात नहीं मिलती, इतना गरिमापूर्ण आपका संगीत का सफ़र रहा है। लेकिन अगर हम अब के समय की बात करें तो लोक संगीत को ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए, ज़्यादा चर्चित बनाने के लिए, ज़्यादा बिकाऊ बनाने के लिए उसमें हल्की फुल्की बातें इस्तेमाल की जाने लगी हैं, सतही बातें इस्तेमाल हो रही हैं, यहाँ की कई जगह तो अश्लीलता तक उसमें आने लगी है। तो आपको नहीं लगता कि आपने जिस परंपरा को इस तरह से सहेजा है, इन तमाम बातों की वजह से वो ख़त्म भी हो सकती है, ये बातें उसके खात्मे की वजह बन सकती है? देखिए, ये बातें, ये तो बहुत दुखद है। मैं तो 40 साल हो गए मुझे, मैं आवाज उठाते उठाते, मैं इन अश्लील गीतों, द्व्यर्थी गीतों, या फिर इस तरह की जो आपने कहा अभी कि इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं, और वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाने के कारण के लिए, बहुत कम मेहनत में जल्दी बहुत ऊंचा उठ जाने के, उसके कारण पेशेंस की इतनी कमी है, इतनी धैर्य की कमी है कि ये नहीं समझ पाते लोग कि हम अगर थोड़ा रुक के करेंगे, थोड़ा ठहराव के साथ करेंगे तो हम बहुत देर तक टिकेंगे। ऐसे ये समझ नहीं पाते लोग, और कई कारण दे देते हैं इसकी वजह से, मगर उसका उपयोग कर लेते हैं। ये दुखद है। मैंने बहुत इसके लिए बहुत आवाज उठाती रही। पहला काम तो मैंने किया कि मैंने खुद कई तरह के ऑफर्स हमको जो हुए, मैंने कभी भी उसको माना नहीं, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कभी भी। और मैं अभी भी कहती हूँ कि जो भी कलाकार हैं, प्रतिभावान कलाकार, इतनी अच्छी आवाजें हैं, अगर उन्होंने कभी कुछ गा भी दिया ऐसा, तो अब आगे की सोचें कि अब हम अच्छी चीजों को गाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमें करना ये चाहिए कि अगर कुछ हो भी रहा है ऐसा, तो उस छोटी लकीर के सामने एक बड़ी लकीर हम खींचे, हम अच्छी चीजों को गाएं, अच्छी विधाओं को गाएं, लोगों के सामने लाएं, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति समाज में फैलाएं। तो जिस तरह से आंगन से मेरी संगीत यात्रा शुरू हुई थी, उसी तरह से हम यही कहना चाहेंगे कि ये लोक व्यवहार, लोक आचार, लोक पर्व, लोक आस्था, इस तरह की जितनी भी भावनाएं हैं,
ये सभी विद्यमान हैं लोगों में, इस पर धूल पड़ जाती है। अभाव है समय का, लोगों के पास में वक्त नहीं है, लोग बाहर चले गए, गांव से कट गए। अब पहले हम जब बता रहे हैं कि हम 2-2 महीने घर पर रह जाते थे, अब 2 दिन के लिए आते हैं, एक फ्लाइट से आते हैं, 2 दिन रुकते हैं, चले जाते हैं। और वो कुछ समझ नहीं पाते होंगे इतने दिनों में। कहाँ से याद रहेगा कि दादी ने कौन सी कहानी कही, कहाँ से याद रहेगा कि क्या होने पर कौन से त्योहार में क्या खाते थे। वो तो भला करे इंटरनेट का कि हर त्योहार के बारे में वो सब कुछ बता दिया जाता है। अब इसके जरिए लोग जान जाता है तो जान पाता है, अदरवाइज तो ये तो कंठ से कंठ की विद्या थी, नेत्र से नेत्र की विद्या थी, कि हम जो देखते थे वो सीखते थे। माँ ऐसा करती है, दादी ऐसा करती है, दीदी ऐसा करती है, तो हम भी करते हैं। दादी गाती है तो हम भी गाते हैं। लिखते भी नहीं थे हम लोग, सुनते थे और उतार लेते थे, और उस पर अपनी जो अपना कुछ कलाकारी लगाते थे अपनी। मैं आपको बताऊं कि वह वो जो ये जो गीत, मैं 1 मिनट लूंगी आपका, जी 1 जी जी 10 जी सेकंड, जी कि जो मैंने द्वार छिकाई की बात आपको कही, जी वो गाना मैंने आंगन से अपनी सीखा था, शुरू किया। सीखा क्या, मेरे भाई की शादी थी जिसमें कि उनके नेग लेना था, तो मेरी बड़ी भाभी ने कहा कि आप नेग कैसे लीजिएगा। मैंने कहा ले लूंगी। कहा नहीं, ऐसे तो मिलता नहीं है बिना गाना गाए, उनका गाना नहीं आता। तो गाना उन्होंने 1 लाइन गाया, 2 लाइन गाया, 2-3 लाइन गाया, फिर आगे मैंने खुद से उस पर वो जोड़ी बनाते बनाते मैंने लिख बैठा दिया। और वो लाइन क्या थी? और जो जी, वो उन्होंने जो गाया, वो कैसे उन्होंने गा दिया, जी और उसको फिर हमने जो कहा ना कि अपनी कलाकारी लगा देते हैं, जी फिर हमने अपनी कलाकारी जी लगा। उन्होंने जो गाया वो आप सुन लीजिए कि उस समय में कैसे गाया जाता था, तो जी वैसे उन्होंने गाया जी कि द्वार के छिकाई नेगा पहिले चुकैयौ हे दुलरुआ भैया। मुंह छुपा के, मुंह देखा ना कोई। तब जइहा कोहाबर अपन हे दुलरुआ भैया। खूब खुशी से गाती थी, जी रेखा रेखा करके। इसको जब हमको गाना हुआ तो हमने सोचा कि ये तो बहुत विलंबित है, जी तो कैसे इसको गाया जाए। फिर इसको हमने अपने अंदाज में ढाला कि द्वार के छिकाई नेगा पहिले चुकैयो यो दुलरुआ भैया। तब जइहा कोहाबर अपन हे दुलरुआ भैया। क्या बात है। चला के कमाई दिलहा बहिनी के दियो यो दुलरुआ भैया। तब दीहा अपन कमाई हो दुलरुआ भैया। वाह वाह शारदा जी, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। शादी में शादी का गाना मिला लोगों को तो बहुत खुशी हुई, लोगों को बेशक। बड़ा पॉपुलर हुआ जी ये शारदा जी, आपने फिल्मों में गाया, भक्ति संगीत गाया, दूसरी तरह के गीत गाए, छठ गीत गाए, विवाह के गीत गाए, जीवन के और दूसरे रंगों से रंगे हुए लोकगीत गाए, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा आत्मिक सुख क्या गाने में मिला? देखिए, सबसे मुझे विद्यापति के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। जो मैंने 80s में मैंने गाया था वो गाना, HMV ने रिकॉर्ड किया जी था जी जी, वो तो आपका बहुत हिट एल्बम है। के गीत, और उसमें 8 गीत थे एल्बम में। जी LP रिकॉर्ड था, उसमें 8 गीत थे, और उसमें सब कुछ गीत ऐसे थे जो जो बहुत ही सुंदर, उसमें मुरली मनोहर स्वरूप जी के डायरेक्शन में वो बना था। तो वो गीत मुझे विद्यापति के बहुत अच्छे लगते हैं। और उपशास्त्रीय गाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें दादरा है या गजल है, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत गाती थी गजल, लाइट म्यूजिक की आर्टिस्ट थी, तो पहले गजलों में भी खूब गाती थी, भजन गीत, गजल, नेपाली जी के गीत गाती थी, बहुत अच्छे लगते थे। वो घूंघट घूंघट नैना नाचे, पनघट पनघट छैया रे, लहर लहर हर नैया नाचे, नैया में खेवैया रे। तो बहुत ही वो सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे मैं नीरज के और इन इन लोगों के गीत को मैं चाहती हूँ कि मैं गाऊं आगे।
शारदा जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हिंदी की बिंदी कार्यक्रम को और हमारे दिन को इतना सुरीला बनाने के लिए, हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से भी, और आपके माध्यम से हम हर मेरे जितने भी श्रोता दर्शक हैं, सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और सबका प्यार और आशीर्वाद मांगती हूँ कि अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।